तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। सुख और शांति के सागर, सदा स्नेह और शक्तियों की वर्षा करने वाले शिव परमात्मा की श्रेष्ठ संतान ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को ईश्वरीय याद प्यार, नमस्कार और ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि संगम युग काल चक्र का वह समय है जबकि स्वयं निराकार शिव परमात्मा अपना धाम छोड़कर इस पतित धरती पर ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। पावन बनने की इस यात्रा में ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी लौकिक जिम्मेदारी संभालते हुए इस ज्ञान मार्ग पर चलना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय पर हम ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार के अन्य सदस्यों के अनुभवों का लाभ लेकर फिर से दृढ़तापूर्वक चलने लगते हैं। 4 अक्टूबर 2021 की साकार वाणी से प्रेरणा लेकर हम सभी ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था, जिसमें बाबा ने 1-2 के याद के अनुभवों को सुनने सुनाने की श्रीमत दी थी। मेरा बाबा मेरा अनुभव कि इस अनोखी श्रृंखला के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद के अनुभवों की लेन देन कर रहे हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य सभी के पुरुषार्थी जीवन को सरल और सहज बनाना है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अनुभवों के यह मोती आपकी रूहानी यात्रा को दृढ़ता, उमंग, उत्साह और शक्ति से भर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभवों की लेन देन करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है बहुत ही अनुशासनशील और आज्ञाकारी, दृढ़ता और विवेकशील बुद्धि जिनके ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे रोहित भाई जी का। ओम शांति। ओम शांति। रोहित भाई पिछले 25 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। शिव जयंती के दिन आपका अलौकिक जन्म हुआ। आप ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग के दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप बहुत ही क्रिएटिव स्टूडेंट हैं और मुरली को याद रखने के लिए कुछ ना कुछ रमणीक तरीके अपनाते रहते हैं। तो रोहित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके इतने वर्षों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ के अनुभवों को सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो भाई जी आप हमें ये बताइए कि आप मुरली को याद रखने के लिए क्या क्या विधियाँ अपनाते हैं, क्योंकि हमने कई बार आप देखा है जब आप मुरली लिखते हैं तो आपके हाथ में डिफरेंट कलर्स के पेन होते हैं और कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं मुरली में। तो क्या आप किस उससे डिफरेंट कलर क्यों यूज़ करते हैं, किस पॉइंट के लिए आप डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं? क्योंकि कई बार देखा रेड ग्रीन ज़्यादा आपके पास होता है। मैं एक बात पर आता हूँ। ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने मुरली के अंदर जब आप बात कर रहे हैं याद रखने की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब हम बाबा से कहते हैं कि हमारा संबंध है, वो बाप है, टीचर है, सतगुरु है, इसके अलावा भी बहुत सारे संबंध हैं और एक संबंध वो हमसे निभाता है, राइट। और उसका सारा माध्यम जो है वो मुरली है। ये हम ब्राह्मण बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से समझ रखा है। अब मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये कहती है कि जब आप किसी संबंध के अंदर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे फादर कहें चाहे मदर कहें, और जब फादर या मदर आपसे कोई प्रकार की बात कर रहे होते हैं तो बात करते टाइम उसने जो कहा है उस बात को मेमोराइज़ करने से ज़्यादा ज़रूरी है उस बात को अंडरस्टैंड करना। तो उस बात को पहले मैं समझता हूँ, उसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करता हूँ। और पिछले 20-25 साल के अंदर कई टीचर्स के साथ जितनी हमारी क्लासेस मुरली की वैरायटी सुनने को मिली हैं,
तो कई टीचर्स बहनें जो थीं वो जैसे कि उस मुरली का कंटेक्स्ट बताती थी कि ये पॉइंट उस टाइम पर ऐसे समय पर और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के आगे चली थी। तो वो सारी बात मैं थोड़ी रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाबा बहुत स्पेसिफिक है, हर बात को किसी ना किसी कंटेक्स्ट में कह रहे होते हैं, उस कंटेक्स्ट के गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ और एट द एंड ऑफ डे मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये पुरुषार्थ पहले है। मैं टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करने के अंदर मुझे लगता है कि वो थोड़ी एक अलग तरह की एनर्जी है, लेकिन जो एक्चुअली बाबा हमसे चाहता है, अगर हम यथार्थ संबंध की बात करें तो बाबा एक्चुअली चाहता है कि जो मैं बच्चों से कह रहा हूँ वो बच्चे पूरा करें, ताकि इससे जो यज्ञ मैंने शुरुआत की है वो संपन्नता को पाएगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ और डिफरेंट कलर्स इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि बहुत करके भाई बहने ये कहते हैं कि भाई मुरली के अंदर पॉइंट्स रिपीट होती हैं। हाँ जी। ये अगेन ये बड़ी नज़रिए की बात है। अगर आप मुरली की एक एक बात के कंटेक्स्ट को समझना शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ कि मुरली की एक भी मुरली दूसरी मुरली से कतई मेल नहीं खाती है। हाँ जी, उसके अंदर अंतर है, और अंतर है उसी को दर्शाने के लिए मेरे मन के अंदर ये एक उमंग आया कि भाई इसको हमने कभी सेम कलर के अंदर नहीं लिखना है। ओके। और पॉइंट्स की भी जो वैरायटी है वो अगेन वैरायटी कलर्स के अंदर लिखी जाएगी। एक दिन का कलर दूसरे दिन के कलर वाला नहीं होगा, चेंज होगा। ओके। और यहाँ तक कि हर पॉइंट के आगे जो उनसी बुलेट भी है वो भी जो एक दिन बुलेट इस्तेमाल हो गई, दूसरे दिन वो बुलेट भी इस्तेमाल नहीं होगी, वो नई बुलेट इस्तेमाल होगी। तो इस तरीके से मेरा पुरुषार्थ रहता है कि मुरली की एक एक बात को समझूं, उसको फील करूं। मुख्य बात है कि एज जो मुरली की बातें आपके योग के अंदर परिवर्तन होती हैं, ये वही बातें होती हैं जिसको कि आप एक्चुअली फील करते हो और उसको लाइफ के अंदर आगे लेके जाना चाहते हो। तो जिस बात को एक्चुअली आपने फील किया आप उसी को आगे लेके जाओगे। अगर मान लीजिए किसी बात को सुनते सुनते मेरे को थकान की फीलिंग आ गई, थकान की अगर फीलिंग आ गई तो आप उस बात को आगे नहीं लेके जा सकोगे। तो इसलिए मेरा कोशिश रहती है कि नित नई मुरली के अंदर नित नई चीज़ ढूंढना, नित नई फीलिंग के साथ और बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ उसके साथ कनेक्ट करना और फिर उसको प्रैक्टिकल में लेकर के आना। तो आप क्या जैसे साकार मुरली और अव्यक्त मुरली होती है तो दोनों का अलग अलग कुछ सीक्वेंस रखते हैं? नहीं, सीक्वेंस तो ऐसा कुछ नहीं है। एक में I mean, लिखने का तरीका वैसा ही है। बाकी हाँ, कुछ होमवर्क साकार मुरलियों के थे, अब साकार मुरली चल रही होगी उसके अंदर कोई तरह का होमवर्क दिया। कई बातें सुनने में लगता है, मान लीजिए प्रदर्शनी की बातें हैं, प्रदर्शनी बहुत हो चुकी हैं, लेकिन आज के समय में अगर हम उसका संदर्भ देखें, प्रदर्शनी किसी भी सेवाधारी के लिए लगाने के लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अब हम अपने आप को प्रदर्शित किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त वाणियों के अंदर इसका रूपांतरण क्या बता दिया कि आप सब बच्चे जैसे कि चलते फिरते म्यूजियम हो, और आप अगर चलते फिरते म्यूजियम हो तो सारी प्रदर्शनी के सारे चित्र हमारे चरित्रों के अंदर ही दिखाई देंगे। तो अब उसके अंदर अब कौन सी बची हुई बात ऐसी है जो हमको पूरी करनी है, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए उपाय करता हूँ। कोशिश भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोशिश भी एक हाफ हार्टेड वर्ड होता है, लेकिन जो करेक्शन है वो करेक्शन लो और करो उसे टाइम। बाबा हमारे से क्या चाहते हैं? चेंज चाहते हैं जी। ओके। तो भाई जी, आपने अपना मुरली का इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया कि आप डिफरेंट कलर्स से मुरली लिखना माना कि बाबा क्या डिफरेंट विधियां हमारे से चाहता है। जैसे प्रदर्शनी के लिए कहा कि अब हमें खुद को ही ऐसा अपने आप को चित्रण करना है, वैसा अपने आप को बनाना है, क्योंकि मुरली जीवन में कोई ना कोई रंग हमारे भरती है और वही आप फिर अपनी डायरी में नोट्स के रूप में लेते हैं। तो भाई जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रजौरी सेवा केंद्र की कई जिम्मेवारियां आप संभालते हैं और ORC में भी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, और इन सब के बीच आप योग को अपने जीवन में कैसे शामिल करते हैं? क्योंकि जिम्मेवारियां होती हैं, तो उस बीच आप कैसे बैलेंस बना पाते हैं? जहाँ तक रजौरी गार्डन की बात है, मैं बताऊं कि जिस समय में मैं ज्ञान में आया था उस समय में जिम्मेवारियां थोड़ी अलग टाइप की थीं, और उस समय मुझे जैसे कि कंप्यूटर की सेवा दी गई थी, और हमें याद है कि जब उन दिनों में यज्ञ के अंदर कंप्यूटर्स लगने का सिस्टम शुरू हुआ ही था,
और जब कंप्यूटर लगता था तो गुलजार दादी आकर के उसका उद्घाटन करते थे, वो वैसे दिन हुआ करते थे। फिर दूसरा ऑफिस बना तो दूसरे ऑफिस के अंदर फिर गुलजार दादी, जानकी दादी ने दोनों जॉइंटली उसका उद्घाटन किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे यज्ञ के अंदर कंप्यूटराइजेशन होता चला गया, हमको ज़्यादा सेवाधारी हैंड्स की ज़रूरत पड़ी। तो दूसरे दूसरे सेवाधारी हैंड्स आ गए हमारे पास, और जैसे जैसे वो आते गए हम लोग धीरे धीरे उनको चार्ज हैंड ओवर करते चले गए। और ये लगभग वही टाइम था कि जब ORC भी लगभग आज से 20 साल पहले उसकी शुरुआत हो गई थी। और 20 साल पहले जब ORC बना ही बना था तो बाबा का एक संदेश आया था कि ORC को जो आपने यूज़ करना है वो विशेष रूप से युवाओं की सेवाओं के लिए, सबसे पहले युवाओं का नाम लिया गया था, युवाओं की सेवा के लिए और बिजनेसमैन की सेवा के लिए, बिजनेसमैन इनफैक्ट कॉरपोरेट की सेवा के लिए, और तीसरा एजुकेशनिस्ट की सेवा के लिए, इसके लिए आपको यूज़ करना है। तो दादी रुक्मणी जी ने सीधे ही हमको वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया कि आप थोड़ा सा यहाँ पे यूथ के लिए अपना वो अटेंशन रखो। तो दैट वे दोनों प्रकार की सेवाएं जो थी वो धीरे धीरे आगे चलती गई। और यूथ का जो एजेंडा था वो उस टाइम पर बहुत, यानी कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, जिसे कि हम कहेंगे धीरे धीरे चीज़ें एस्टेब्लिश करनी थी। आशा दीदी ने लक्ष्य दिया था कि आपको महीने में एक प्रोग्राम करना ही करना है। तो एक प्रोग्राम करने के हिसाब से हमने पहले तो एक अपना लक्ष्य बनाया और उसके पीछे फिर सारी तैयारियां शुरू की। उधर यहाँ पे भी जो छोटा मोटा हमारा जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस होता था वो सब चलता रहा। फिर उसके अंदर हर एक चीज़ के अंदर लगता गया कि अब ये थोड़े धीरे धीरे चार्जेस हैंड ओवर कर देने चाहिए। तो नए नए सेवाधारी आते गए, उन्होंने बहुत अच्छा उस चार्ज को ले लिया। तो फिर धीरे धीरे हम उपराम होते चले गए और आगे आगे फिर जब यूथ की कारोबार बढ़ती चली गई। तो आज के समय के अंदर ज़्यादा कारोबार मेरी उसके लिए है, यूथ विंग के लिए ही ज़्यादातर कारोबार मेरी है। तो उसी के निमित्त यानी कि जो दिल्ली के प्रोग्राम्स हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा भारत में भी यहाँ वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी बनती है तो जाना होता है। तो वर्तमान समय तो सेवाओं की रूपरेखा ये है। और उसके अलावा फिर अब जब जॉब भी है, अब इतनी सारी चीज़ें संभालते हुए जो बाबा ने सबसे इफ़ेक्टिव माध्यम बता रखा है अपने योग को मेंटेन रखने का, वो है ट्रैफिक कंट्रोल। तो ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर मेरा बहुत पहले से ही अटेंशन था। और थोड़े साइंस के साधन जब विकसित होकर के निकलने लग पड़े, मोबाइल फ़ोन वगैरह आने लग पड़े, तो फिर हमने इनके अंदर अलार्म सेट करके, अपने ऑफिस के अंदर भी अलार्म सेट हमारा रहता है, रिलैक्सेशन म्यूज़िक चलता है तो 1-2 मिनट का हम साइलेंस ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे विचार चला कि बाबा ने कई ऐसी अव्यक्त वाणियों के अंदर सेवाएं बताई हैं जो कि हम लोग अपनी दिनचर्या के अंदर उसको अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन और कुछ करें ना करें उसके लिए योग कर सकते हैं। तो इसलिए जो 5 ट्रैफिक कंट्रोल के स्टैंडर्ड टाइम थे वो तो थे ही थे, लेकिन मैंने अपने 5 ट्रैफिक कंट्रोल के और टाइम बढ़ा दिए। धीरे धीरे, एकदम से नहीं हुआ, इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे वो ट्रैफिक कंट्रोल के मैंने समय बढ़ा दिए और आज मैं 5 के बदले 10 बार दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करता हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी जो योग की शक्ति अपने अंदर बचा करके रखनी चाहिए, जिससे कि यज्ञ कारोबार भी चले, मैं खुद को भी पर्सनली संभाल कर अपनी रख सकूं। तो वो सारी चीज़ें ट्रैफिक कंट्रोल और अमृत वेला, ये दोनों ही मेरे मुख्य टाइम रहते हैं। और जब शाम की बात है, शाम को अक्सर करके मेरी ट्रैवलिंग रहती है। ट्रैवलिंग के कारण नुमा शाम तो मैं यूँ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि उस दौरान भी मैं कुछ समय जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ साइलेंस ऑब्जर्व करूँ। इतना इस तरह का पुरुषार्थ, ऐसा आपकी दिनचर्या इसमें रहती है। हाँ भाई जी, आपने अभी अपना सुनाया कि कैसे आप सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या को ऑफिस में भी मैनेज करके रखते हैं। तो आपका चार्ट का हमने सुना है कि बहुत अच्छा, कभी भी कुछ भी हो जाए आप चार्ट कभी अपना मिस नहीं करते हैं। तो आप चार्ट में क्या लिखते हैं, क्या आपका पोता मिल रहता है? वेल, चार्ट का मेरा एक सौभाग्य रहा है कि जब मैं पहले साल में ज्ञान में आया था तो उसी दौरान मधुबन से चार्ट आया करता था, जो कि हमारी बेसिक धारणाओं के ऊपर होता था कि
अमृत वेला किया नहीं किया, किया नहीं किया, और फिर मुरली क्लास की या नहीं की, उसके बाद फिर दिन के अंदर किसी को किस दुख किस तो चीज़ नहीं दुख दिया। नहीं दिया, ये छोटी मोटी बातें 8-10 पॉइंट का एक चार्ट आया करता था। तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि भाई ये चीज़ें हम कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर करते करते कहीं ना कहीं चीज़ों में परसेंटेज आ रही है और वो परसेंटेज को मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको मैं ब्रेक करूँ। और दादी को भी जब दिखाता था तो वो कहती थी कि ये सेम चीज़ लिख करके क्यों लेकर के आ रहे हो। तो फिर समझ में आया कि चार्ट को कभी सेम नहीं रखना होता, चार्ट होता इसलिए कि उसके अंदर हम कोई ना कोई चेंज कर लेकर के आएँ और कुछ लाइफ के अंदर नवीनता अनुभव करें। तो दादी ने चार्ट लौटा दिया था कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर विचार चला कि चलो अब किस तरीके से लिखें। तो फिर धीरे धीरे मधुबन का फिर बाद में चांस बना, तो लगा कि चलो जो दिल की बातें सारी हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में ऐसा भी कहा है कि जैसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं रात को सोने से पहले डायरी लिखते हैं, आप डायरी के रीति से लिखो, फिर कभी कभी पत्र के रीति से लिखो। तो ये नई नई तरह की विधियाँ, वो मैं कई बार एक्सपेरिमेंट करता चला गया इनके ऊपर। फिर बाबा ने फिर ये कहा है कि अपने मन को खाली कर दो, ये भी एक चार्ट देने की विधि है। तो रात को सोने से पहले इस तरीके से अपने मन को बिल्कुल खाली अवस्था के अंदर लेके जाओ और फिर नींद करो, ये भी। फिर उसके बाद ये सारी विधियाँ होती चली गई। फिर बाबा ने ये कहा कि आपको अपनी 5 कर्मेंद्रियों की दरबार लगानी है। तो 5 कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, 3 सूक्ष्म इंद्रियों की दरबार लगाओ, वो भी करके देखा। लेकिन फिर भी लगता था कि चलो अब कुछ और भी नया करना है। तो फिर और नए के अंदर क्या करें कि अपनी आज के दिनचर्या के 3, 4, 5 कीवर्ड्स लिख दो। ओके। ये हालांकि ये कभी कहीं से आया नहीं था, लेकिन हमने वर्कशॉप्स के अंदर सीखा था कि पूरी जैसे कि पूरी रिट्रीट के, पूरी इवेंट के कीवर्ड्स बनाओ। तो वैसे हमने कहा कि चलो हम अपनी दिनचर्या के भी कुछ कीवर्ड्स बना करके लिखते हैं। तो भी अगेन उससे मैंने देखा है कि मन हल्का हो जाता है। तो तरह तरह की विधियाँ। अब कई बार सर्कमस्टांस चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए मैं कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा लेटर लिखने का टाइम नहीं है, तो फिर कीवर्ड्स लिख करके समाप्त कर देता हूँ। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इनोवेशन रहती है, तो उसका अपना अलग मज़ा आता है। तो ये तो जैसे रात को चार्ट लिखते हैं, आपने कहा एकदम खाली होके फिर हम सोते हैं, तो अमृत वेला फिर और ज़्यादा बेटर। हाँ, डेफिनेटली उसका अमृत वेले के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और रात की नींद की क्वालिटी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो अच्छा उसका रहता है। तो अभी हम आपसे एक जो बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी थे साकार में, तो बाबा बच्चों के साथ एक चिट चैट करते थे, उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे और बच्चे उसका जवाब देते थे जी। तो ऐसे ही हम एक रूहानी गेम कह सकते हैं कि आपके साथ वो एक खेल पाल करना चाहते हैं। ज़रूर। तो उसमें हम आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे और आपको तुरंत उन चीज़ों का जवाब देना होगा, और क्यों, फिर वो भी जवाब आपका होगा। ठीक है। तो अभी रोहित भाई जी, आपसे हम एक गेम करना चाहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, बच्चों के साथ रूहानी चिट चैट करते थे, उसको ज्ञान की भाषा में बोला जाता है। तो आपको इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसमें से एक ऑप्शन का सिलेक्ट करना है। ठीक है। और लास्ट में वो क्यों किया, फिर उसका भी आपको जवाब उसमें देना है। ठीक है। तो जैसे है, बाबा सदगुरु रूप में या दोस्त रूप में? सदगुरु रूप में। सदगुरु रूप में। लक्ष्मी या नारायण? नारायण। राज या ऋषि? ऋषि। जिम्मेवारी या आज्ञाकारी? आज्ञाकारी। मनन चिंतन या मनसा सेवा? मनन चिंतन। मनन चिंतन। बाबा सदगुरु रूप में क्यों? बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि सबसे तीखा जो है वो सदगुरु है। इसलिए अगर तीखे को हम फॉलो करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी रहेंगे। नारायण? नारायण इसलिए कि अभी आज के समय में मैं जो भी एक्ट करूंगा, कोई भी मुझे देखेगा तो मुझे नारायण से ही कंपेयर करेगा। ओके, इसलिए। ऋषि? ऋषि क्योंकि ऋषि त्यागी है। त्याग से ये सफ़र शुरू होता है। त्याग करने के बाद फिर तपस्या है, तो उसके बाद फिर राज्य बाद में हाथ में आएगा। फिर भाग्य भी हमारा त्याग से ही बनता है। हाँ, भाग्य भी त्याग से बनता है। आज्ञाकारी? आज्ञाकारी वो होता है जो एक्चुअली मन से हल्का है, और जिम्मेवारी लेने के लिए आज्ञाकारी बनना ज़रूरी है।
मनन चिंतन? मनन चिंतन से ज्ञान की शुरुआत है। ओके, तो बहुत सुंदर भाई जी, अभी आपने सुनाया कि कैसे आप ज्ञान को भी एक इंटरेस्टिंग बना देते हैं, कैसे कैसे हमें उसको अपने जीवन में लेना, क्या चीज़ मुझे पहले पकड़नी है, जो आपने तुरंत इसका जवाब दिया। तो भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय को देखते हुए आपके अनुसार आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को क्या पुरुषार्थ चाहिए, क्या अभी हमें करना चाहिए जो वर्तमान की सिचुएशंस चल रही है इस समय अनुसार? वर्तमान समय प्रमाण जैसे कि बाबा ने तो हम सबको कहा ही है कि जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा संसार के जो हालात हैं वो विकट होते चले जाएंगे। तो ऐसे के अंदर हमको अब क्या करना है? हमको जो लगता है कि अभी ब्राह्मणों को थोड़ा सा सेल्फ अवेयर ज़्यादा होने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि अपनी ही स्ट्रेंथ्स को जानिए और उसे बाबा के कार्यों में लगाइए, और बाबा के जो अभी तक के बचे हुए काम हैं उसको हम कितनी जल्दी पूरा कर सकें। तो बाबा मुरलियों में अक्सर हमसे ये कहा करते हैं कि आप आपस में बैठिए, आपस में बैठ कर के रूह रिहान कीजिए और सर्विस के प्लान बनाइए। तो थोड़ा सा हमको लगता है कि इसके अंदर हम जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे और इसको जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो संसार के अंदर जितना अभी संदेश पहुंचने का काम बचा हुआ है उसको हम जितना जल्दी पूरा करेंगे हम उतने ही सतयुग के समीप जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग कितना प्लान्ड वे के अंदर और कितनी अच्छी अपनी एनर्जीज़ लगा कर के पूरा कर सकते हैं, यह हम सबके लिए थोड़ा सा चिंतन का विषय है। तो यही मैं सभी को कहना चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है कि एट टाइम्स हम लोग चीज़ें बहुत रैंडमली कर लिया करते हैं, यानी कि अभी आया तो चलो अभी करो, फिर थोड़े टाइम के लिए फ्री हो गए, फिर दूसरा काम आया फिर तो उसको उसी टाइम कर लो। बट बाबा ने बताया हुआ है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्लान करके करते हैं, मान लीजिए आज से 3 महीने तक मुझे ये छोटे छोटे अगर मैं अपने टारगेट्स बना लूँ और उसको उसी टाइम के अंदर पूरा करूँ तो सफलता जो है वो अधिक मिलेगी। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा प्लान्ड वे के अंदर करें तो मुझे लगता है कि थोड़ी जो सक्सेस की रेट है वो ज़्यादा अच्छी होगी, और जो बाबा हमसे चाहते हैं उसको हम आने वाले टाइम्स में भी और कम एनर्जीज लगा करके उसको पूरा कर सकेंगे, और जिस उद्देश्य से ये यज्ञ रचा गया है उस उद्देश्य को भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू। रोहित भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हम सभी के साथ इतने अच्छे प्रेरणादायी अनुभव शेयर किए, हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने इस स्टूडियो को सेटअप करके अनेक अनेक अनुभव औरों के भी लिए हैं, और बहुत समय के बाद आज मेरा भी नंबर आया, इसलिए आप सबको स्पेशल थैंक्स। तो आप सभी ने सुना कि कैसे रोहित भाई अपनी दिनचर्या को मेंटेन करते हैं। जो आपने कहा कि खुद प्रदर्शनियाँ नहीं लगानी, लेकिन हमें खुद वो प्रदर्शनी बनना है। और जो पोता मेल हमने सुना कि रात को जो भाई सब चार्ट लिखते हैं, कि वो भी बस एक नॉर्मल चार्ट नहीं, कि जो बाबा शुरू में हमें कहते थे दुख तो नहीं दिया किसी को, योग किया या नहीं किया, लेकिन एक मुरली के आधार से नई नई विधियां निकालना कि कैसे बाबा हमारे से क्या चाहता है। वो बोरिंग पुरुषार्थ हमारा नहीं होना चाहिए कि क्या हम जीवन में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उन्नति। आशा है आप सभी ने इन अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला